नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ नशा पर। मैं हूँ नीलू व्यास और अब से इस प्लेटफ़ॉर्म पर भी आप मुझे देख सकेंगे। कई प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपने मुझे देखा है, लेकिन न्यूज़ नशा के साथ ही अब ये पारी मैं शुरू कर रही हूँ और आज आप सभी ने जो मुझे जानते हैं, जो दर्शक वो जानते हैं कि अ, मैं ज़्यादातर पॉलिटिक्स, राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से जुड़ी हुई चीज़ें ही करती हूँ। तो इसी सिलसिले को मैं न्यूज़ नशा पर भी आगे बढ़ाऊँगी। और चुनाव का मौसम है, चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं। तो आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर, जहाँ पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। इस बार हवा तो वैसे ये कह रही है कि इस बार वोट फॉर चेंज है, लोग एक बदलाव चाहते हैं मध्य प्रदेश में। लेकिन क्या ये बदलाव इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए? क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के जितने नेता हैं, वो कह रहे थे कि 150 प्लस सीट्स हमारी आ सकती हैं, कांग्रेस स्वीप करेगी मध्य प्रदेश। लेकिन जो यथास्थिति है वो ऐसी नहीं है कि कांग्रेस स्वीप करने जा रही है चुनाव। जो पॉलिटिकल रियलिटी जो इस समय दिख रही है वो ये है कि चुनाव टक्कर का है। एडवांटेज कांग्रेस को है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाएगी या बीजेपी को सीट ही नहीं मिलेगी। ये बात सही है कि बीजेपी के साथ बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। 3 टर्म्स की एंटी इनकम्बेंसी है। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा बहुत थका हुआ चेहरा माना जाता है और उसके कंपैरिजन में अगर आप कमलनाथ को देखें, जो कि कांग्रेस के डिक्लेयर्ड चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पूरी कांग्रेस की कमान वहां पर संभाल रखी है, तो वो जिस एनर्जी से इस समय काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस एनर्जी के आगे बीजेपी पस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि बीजेपी एक हारी हुई सेना की तरह नजर आ रही है, जिसके पास नेता नहीं है, जिसके पास नीति नहीं है। यहां तक कि उनको अपने केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारना पड़ा। लेकिन क्या ये रणनीति बीजेपी के लिए सही होगी? ये सारे बड़े सवाल हैं। लेकिन आज कांग्रेस के बारे में हम बात करेंगे कि कांग्रेस के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ मध्य प्रदेश में वापस आएगी? क्या इस चुनाव में कांग्रेस की गलतियां रही हैं, क्या चुनौतियां रही हैं? आज 26 तारीख है और 4 दिन समझ लीजिए इस महीने का है और 16 दिन उधर आप अगर जोड़ ले तो कुल मिलाकर लगभग 20 या 21 दिन बचे हैं, जबकि 17 तारीख को मध्य प्रदेश का चुनाव होना है। अब ऐसे में कांग्रेस की जो लास्ट लैप की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की होंगी, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंशुल त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर त्रिवेदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा पर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी मैं दर्शकों से यही बात कर रही थी कि लगभग 20 से 21 दिन बचा है और लेकिन कांग्रेस इतनी कॉन्फिडेंट क्यों लगती है? अगर पहला सवाल मैं आपसे यही करूं कि कॉन्फिडेंस का कारण इस समय कांग्रेस का क्या है? क्योंकि जो जमीनी हकीकत है, लोग बार-बार ये कह रहे हैं कि फाइट इतनी आसान नहीं है और कांग्रेस के लिए भी इतना आसान नहीं है कि कांग्रेस स्वीप कर जाएगी मध्य प्रदेश का चुनाव। जी। अ, नीलू जी देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी वजह किसी के भी कॉन्फिडेंस की जनता से मिलता फीडबैक है। तो सर्वप्रथम तो जनता जो हमारे पे कॉन्फिडेंस जता रही है और जो नतीजे आए हैं, हाल में आपने देखा होगा जैसे ग्वालियर में हम लोग इतने सालों बाद मेयर का चुनाव जीते, कई जगह पे हम लोग जीते। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जनता हमारे पक्ष में हमें नजर आ रही है। दूसरी बात यह है कि हमारी मध्य प्रदेश की कांग्रेस आज जितनी यूनाइटेड है, आज कमलनाथ जी के पीछे एक होकर जिस एक स्वर में हम लोग बोल रहे हैं, शायद कभी कांग्रेस इतनी यूनाइटेड नहीं रही। उसका सीधा सीधा आपको इम्पैक्ट पड़ता है कि हमारा नेता, हमारी नीति और हमारा रैंक एंड फाइल का कमांड स्ट्रक्चर क्लियर है। हम लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हम लोगों के पॉलिटिकल उद्देश्य, सब उनका समन्वय हो गया है, सिंक्रोनाइज्ड है। और इसके अलावा आप यदि देखेंगे कि 2018 में हम लोग जीते थे, हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से जीते थे, हम लोगों को जनता ने मौका दिया था। ये अलग बात है कि तोड़-फोड़ करके, लूट-खसोट करके, मैनेजमेंट करके, पीछे के दरवाजे से भाजपा वापस पावर में आई। लेकिन हम लोग एक जीती हुई फोर्स है। और पिछली बार तो हमारी इतनी तैयारी नहीं थी। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने अभी जब एक प्रेस वार्ता की, तो उन्होंने बोला था कि 2018 में भी इतनी तैयारी नहीं थी, इतनी महीन तैयारी नहीं थी जितनी आज हमने करी। तो
इन सारी चीजों के चलते मैं अभी तक विपक्ष की बात तो कर ही नहीं रहा हूं कि उनमें जो बिखरावट है, उनके यहाँ जो लड़ाई है, उनके यहाँ जो चीजें हैं, वो आगे शायद से डिस्कशन में आए। लेकिन हमारी ओर से ये जो 3 फैक्टर हैं, जनता सर्वप्रथम, दूसरा नेतृत्व और तीसरा संगठनात्मक संरचना जो हमने अपनी दुरुस्त की है, उन तीनों के बल पे हम कह सकते हैं कि हम आज एक अच्छी स्थिति में हैं मध्य प्रदेश में। आपने कहा कि एक यूनिफाइड कांग्रेस है, लेकिन जिस तरीके से जो गतिविधियां हमने अभी बीच में देखी थी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, अ, एक दिखावा है ये यूनिटी का, या वाकई में चीजें हैं इस तरह से इस बार कांग्रेस की? जिस तरीके से पब्लिक डोमेन में जो वीडियो सामने आए, कपड़े फाड़ने वाली बात आई कि भाई हम कपड़े किसके फाड़े जाएं, और उस तरीके का जो वीडियो सामने आया था, उसके बाद से ये लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, और जो कि फैक्ट भी लगता है। नहीं नहीं, कई बार मजाक में कही हुई चीजों के गंभीर परिणाम हो जाते हैं, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। वो एक मजाक में कही हुई बात थी। जो टिकट बांटे गए हैं और जो जानकार हैं, आप मध्य प्रदेश में मुझसे मत पूछिए, मैं तो एक पक्ष का प्रवक्ता हूँ। आप किसी भी न्यूट्रल पत्रकार से पूछ लीजिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में रुचि रखने वाले व्यक्ति से पूछ लीजिए, जानकार से पूछ लीजिए, वो बोलेगा कि जो टिकट वितरण हुआ है, आपको उसमें यदि एक सबसे बड़ा फैक्टर मिलेगा तो मेरा तेरा नहीं मिलेगा। उसमें कैंडिडेट सक्षम है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात वो थी। विनेबिलिटी की जो बात कहते हैं आजकल, वो फैक्टर था। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब हमारा वचन पत्र रिलीज हो रहा था, तो आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी स्टेज पे थे। तब उन लोगों ने जो बात कही, उसको वंस एंड फॉर ऑल मीडिया के लिए क्लियर किया कि उनके संबंध केवल राजनीतिक नहीं है या अभी के नहीं है, ये सन 70-80 के हैं, पारिवारिक हैं। और आज जो उन लोगों के बीच में समन्वय है, तालमेल है, मुझे तो लगता है कि वो जो मैसेज दिया गया था, वो मैसेज विरोधियों से ज्यादा पार्टी वालों को भी दिया गया था कि आप इस बार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। लीडरशिप एकदम यूनाइटेड है। तो आप लोग भी, क्योंकि कांग्रेस की जो संरचना है उसमें कई जगह से लोग आते हैं, अपने विचारों से लोग आते हैं, अपनी विचारधाराओं, अपने हितों, अपने इंटरेस्ट, अपनी पहचानों को लेके कांग्रेस में समाहित होते हैं। तो हमारे यहाँ जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्शनलिज्म, वो थोड़ा ज्यादा होता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। आरएसएस और बीजेपी की तरह डंडा मार के अनुशासन चलाने वाला सिस्टम नहीं है, सही में एक डेमोक्रेटिक कांग्रेस है। तो डेमोक्रेसी में कई बार एकता लाने में लोगों को लगता है कि मुश्किल हो रही है, लेकिन इस बार वो सब में भी आपको एकजुटता और एकता एकदम ऊपर से लेकर नीचे तक मिलेगी। हम्म। लेकिन स्ट्रैटेजी की मैं बात करना चाहती हूँ, और थोड़ा डिटेल में उसके बारे में बात करूंगी कि मध्य प्रदेश के लिए जो जिस तरीके की रणनीति कमलनाथ ने बनाई है, और पार्टी ने भी उसको उसको एक तरीके से, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, वो बहुत ज्यादा इंटरवीन करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या कमलनाथ को एक फ्री हैंड दिया गया है, और कमलनाथ जिस आइडियोलॉजी के साथ मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं, और मैं आइडियोलॉजी की बात यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हनुमान जी की बात करना, गदा लेना, और बागेश्वर धाम जैसे जो जो बाबा हैं उनके सामने नतमस्तक होना, ये सब कांग्रेस में दिखता नहीं था। लेकिन मध्य प्रदेश उसका एक नमूना है, और बिल्कुल एक डाइवर्जन पे चलती हुई वहां पर चीजें नजर आ रही हैं। तो ये कंपल्शन था, या ये कमलनाथ की सोची समझी चाल थी कि बीजेपी को अगर हमें मात देनी है तो फिर बीजेपी की भाषा में चलकर ही उनको मात देना पड़ेगा? क्या ये है रणनीति? नहीं नीलू जी, मुझे समझ में नहीं आता, मेरे से हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, तो इसको क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, मध्य प्रदेश की अपनी एक राजनीतिक संस्कृति है, इसका अपना एक इतिहास है, हम्म। और इसमें बहुत ही धर्मनिष्ठ लोग हैं। ज्यादा करके आपको जो मिलेगा यहाँ, एक तो सबसे पहले एक विलेज इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी है, और इसके साथ साथ खेती किसानी करने वाले लोग हैं जो गांव लेकिन में रहते हैं। धर्मनिष्ठा तो हर नहीं हर नहीं, राज्य में मैं धर्मनिष्ठा आपको है। मैं आपको बता रहा हूँ, कि मध्य प्रदेश की अपनी एक संस्कृति रही है, वो भले ही राजनीतिक हो या उसके समाज के स्तर पे हो। मूलतः ये ग्रामीण और कृषि प्रधान क्षेत्र रहा है। इसकी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी प्रैक्टिसेस हैं, और उनका सम्मान करते हुए
यदि वो राजनीति कर रहे हैं तो इसमें मुझे केवल बाहर के लोगों को अचंभा हो रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति तो ऐसी रही है कि दिग्विजय सिंह जी जब सीएम थे तो वो अपने कैबिनेट के साथ परिक्रमा पे निकल जाते थे। ये कोई नई चीज नहीं है और कोई स्ट्रेटेजी के तहत हनुमान को अपना मैं लेना, नाम नहीं नहीं नहीं, लेना मेरे को ये चाहती बोलने हूँ। दीजिए। मैं मेरी डॉक्टर मेरी त्रिवेदी, मेरी मेरी मैं बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जी। आप बोलिएगा। हम्म। हनुमान जी को चुनाव के लिए ले लेना ऐसा नहीं है। आप धर्म को एक औजार की तरह इस्तेमाल करना वो आरएसएस बीजेपी का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। इसके अलावा मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात को जोर देके कहना चाहता हूं कि यदि धर्म को और आस्था को हथियार ना बनाया जाए और उसको लोगों को साथ में लाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, समाज में सौहार्द और सद्भाव फैलाने के लिए किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को बुरा मानना चाहिए। आप देखिए, यदि आप हमारा वचन पत्र देखेंगे तो कोई केवल ऐसा नहीं है कि हमने किसी एक पक्ष को या किसी एक धर्म की बात रखी है या किसी एक धर्म को दूसरे पे वर्चस्व लाने की बात की है। हमने बोला है कि हम आदिवासी महापुरुषों की भी मूर्तियां बनवाएंगे, हम बाबा साहब अंबेडकर का भी स्मारक बनवाएंगे, हम बौद्ध धर्म की भी प्रतिस्थापना करेंगे, उसमें भी जिन लोगों की आस्था है उसका भी सम्मान करेंगे। साथ में हम राम वन पथगमन बनाएंगे, हम गौशालाओं का अनुदान बढ़ाएंगे। तो ये कोई राजनीतिक इस्तेमाल नहीं है धर्म का, ये सबकी धार्मिक आस्थाओं का, सबकी सामाजिक आस्थाओं का सम्मान करने का संकल्प है। और लेकिन इसको ये आस्था पार्टी बाकी राज्यों में क्यों नहीं दिखा पाती है? नहीं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की संस्कृति है। आप देखेंगे आप छत्तीसगढ़ जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत वीडियो वायरल हुआ था भूपेश बघेल जी का कि एक जगह वो मंदिर में गए और उनको एक महंत छड़ी मार रहा था, वो छड़ी खा के आए। अब कोई बाहर से देखेगा तो बोलेगा कि भाई ये तो तुष्टिकरण कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं, वो वहां की संस्कृति है, लोगों की मान्यता है। अब लोकतंत्र में लोक के बिना आप और लोक मान्यताओं के बिना आप कैसे लड़ेंगे, कैसे जिए? हमको उनको रिप्रेजेंट करना है, हमको उनका प्रतिनिधित्व करना है, तो हमको उनकी लेकिन आस्थाओं का सम्मान भी करना है। जो हमने इसका कांग्रेस इस्तेमाल नहीं किया, और ये जोर देके कहने वाली बात है, हमने ना इसको हथियार की तरह इस्तेमाल किया, ना हमने इसका इस्तेमाल मात्र चुनाव के लिए किया। आप यदि हमारा मैनिफेस्टो है, आप उसको पढ़ें, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं है और सबका सम्मान है। और ये नहीं, फर्क तो जो आप है ये नहीं मानते कि ये साफ है। कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व को बड़े कॉशियसली वहां पर सॉफ्ट पहले हिंदुत्व होता ही नहीं है कुछ। सॉफ्ट हिंदुत्व अंग्रेजी मीडिया का शगुफा है। नहीं, कांग्रेस के हिंदुत्व बाकी जो है, नेता क्यों नहीं गदा लेते हैं? क्यों नहीं इस तरीके से मंदिरों के चक्कर नहीं नहीं, काटते, उनको उनको आप पकड़ा देंगे। आप देखिए, रामेश्वर आप धाम की कल जी। मेरी बात सुनिए, आप कल देखिए सोनिया जी रामलीला में गई, उन्होंने वहां पे टीका लगाया, अब इसको सॉफ्ट हिंदुत्व कह देंगे आप? देखिए, तो वो तो एक हिंदू ओकेजन था, वो एक नहीं ओकेजन था। नहीं ओकेजन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई रोज सुबह कमलनाथ जी भी गदा लेके थोड़ा निकलते हैं अपने ऑफिस से। वो कहीं जाते हैं, कार्यक्रम होता है, कोई धनुष बाण पकड़ा देता है, कोई गदा पकड़ा देता है, वो सबका सम्मान करते हैं। बात ये है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व ना एक शगुफा है। हिंदुत्व को आपको समझना पड़ेगा। हिंदू धर्म और हिंदुत्व में फर्क करना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए है क्योंकि हिंदुत्व को आप यदि हिंदू धर्म से मिला देंगे तो आप जो हिंदू धर्म का ठेका है वो नफरत के ठेकेदारों को दे देंगे। बात यह है कि महात्मा गांधी को किसने मारा? एक हिंदुत्ववादी ने मारा, गोडसे ने मारा। मरते वक्त भी उनके होठों पे किसका नाम था? राम का नाम था। तो क्या गांधी जी सॉफ्ट हिंदुत्व कर रहे थे? नहीं, लेकिन ये अंशु आस्था मुझे ये की बात होती बताइए, है। हाँ, नहीं मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन बीजेपी और आरएसएस मिलकर जिस तरीके की राजनीति करते हैं और जिस तरीके की राजनीति परोसी जाती है मध्य प्रदेश में, तो बीजेपी के अगर कंपैरिजन में देखें तो आपकी ये जो राजनीति है, जिसको आप कह रहे हैं कि आप धर्म का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन लोगों को एकाग्र करने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जी कैसे फर्क है? जो जो जिस तरीके की धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है, उससे कांग्रेस की ये जो थोड़ा सा जो टिल्ट टुवर्ड्स हिंदुइज्म है या टिल्ट टुवर्ड्स हिंदुत्व है, ये कैसे डिफरेंट है बीजेपी से? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आपसे मैं इस पे बहुत विस्तार में बहस कर सकता हूँ। देखिए, भारत में सेक्युलरिज्म भी जो है वो फ्रांसीसी मॉडल का सेक्युलरिज्म नहीं। हमारी धर्मनिरपेक्षता का मॉडल यूरोप से आयातित नहीं है, वो भारत की जो परिस्थितियां हैं उससे निकला है। सर्वधर्म संभाव, equal respect and equal distance from all religions. It is not a strict division between state and church. धर्म में और राज सत्ता में क्लीन डिवीजन नहीं है।
उसमें सबका सम्मान है, सभी धर्मों का, सभी पंथों का, सभी आस्थाओं का, और ये भारतीय ऐतिहासिक अनुभवों से उपजी हुई परिभाषा, क्योंकि हिंदू धर्म और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी इसमें बहुत फर्क है, तो यहाँ के मॉडल में और यहाँ की राजनीति में भी फर्क होगा। जहां तक रही बात कि हम में और आरएसएस में क्या फर्क है, तो आरएसएस हिंदू धर्म की बात नहीं करता, वो हिंदू धर्म की आड़ में मुसलमानों और ईसाइयों के प्रति नफरत फैलाता है। हम हिंदू धर्म का भी सम्मान करते हैं, हम इस्लामिक आस्था का भी सम्मान करते हैं, और हम ईसाई धर्म का भी सम्मान करते हैं। और जब हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जाते हैं और जब हम जनता का प्रतिनिधित्व करने की अभिलाषा रखते हैं, तो उसमें, उस प्रक्रिया में जो भी हमको करना पड़ता है, उनको सम्मान देने के लिए, लोगों को एक करने के लिए और समाज में प्यार फैलाने के लिए, वो हम करते हैं। जैसे इसका ऐतिहासिक उदाहरण है, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो उस समय स्ट्राइक करना मुमकिन नहीं था, इलीगल था। अंग्रेजी सरकार यदि आप स्ट्राइक करते थे या डायरेक्ट एक्शन करते थे तो बहुत दमन करती थी, लोगों को जेल में डालती थी, उनका बिजनेस बंद करती थी। तो गांधी जी आए और उन्होंने बोला कि हम तो उस दिन प्रार्थना का दिन रखेंगे, सब लोग उपवास करेंगे और घर में प्रार्थना करेंगे। तो वो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया? नहीं, वो अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक प्रतिरोध का जरिया था। तो यानी कि हिंदू धर्म की आस्थाओं को, लोगों को एक करने के लिए और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ एक करने के लिए इस्तेमाल किया। उसी तरह हम जब हिंदू धर्म की बात करते हैं या आस्थाओं की बात करते हैं तो लोगों को एक करते हैं। आरएसएस और बीजेपी को तो मुसलमान से ऑब्सेशन है, उसको मुसलमानों को किस तरह अलग करना है, नफरत फैलानी है, बांटना है, उससे फर्क पड़ता है। मतलब रोनाल्ड रेगन और मार्टिन लूथर किंग में क्या फर्क है? मार्टिन लूथर किंग भी चर्च की भाषा में बात करते थे, लेकिन रोनाल्ड रेगन भी करते थे। डोनाल्ड ट्रंप और मार्टिन लूथर किंग एक हो जाएंगे फिर तो? ऐसा नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये फीलिंग क्यों है दिल्ली के सर्कल्स में, और मैं कांग्रेस के कई नेताओं से जिनसे कि मेरी 1-to-1 बातचीत होती रहती है, वो ये कहते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश में कमलनाथ एक तरफ और बाकी जो देश के कांग्रेसी नेता है वो एक तरफ है। ऐसा क्यों फीलिंग है? कम देखिए, एक तो सबसे पहली बात, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस की संरचना के खिलाफ कुछ हो जाएगा, लेकिन कमलनाथ जी इतने बड़े कद के नेता हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका अनुभव 8 बार सांसद रहने का, दुनिया भर में मंत्री रहने का, वाणिज्य मंत्री रहने का, देश की अर्थव्यवस्था चलाने का रहा है। और वो जीत के कहां से आता है? छिंदवाड़ा जिले से। छिंदवाड़ा जिले में कौन है आपको, मतलब कि इतना डाइवर्स जिला है वो, वहां पे आदिवासी है, वहां पे गरीब तबके के लोग हैं, वहां पे मध्यम वर्ग के लोग हैं, और छिंदवाड़ा को जिस तरह उन्होंने डेवलप किया है वो मिसाल दी जाती है आज मध्य प्रदेश में। आप राजनीति के इतर किसी भी पार्टी के आदमी से पूछ लीजिए तो बोलेगा यार छिंदवाड़ा जैसे डेवलप करना चाहिए, यार छिंदवाड़ा को जिस तरह डेवलप किया है वैसे करना चाहिए। तो कमलनाथ जी को जो आप लोग दिल्ली में बैठ के बोल रहे हैं कि फ्री हैंड दिया गया है, वो उनके कद का सम्मान है, वो उनकी कुशलता का सम्मान है। उनके उनके कद पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल इसलिए कद हो और रहा है कौशल दोनों का सम्मान है। कद और कौशल ठीक है, सचिन लेकिन तेंदुलकर को बैटिंग करना कौन सिखाएगा? कोच भी आएगा तो उसको परामर्श ही देगा ना कि हाँ यार मेरे को लग रहा है थोड़ा सा बल्ला तुम्हारा ठीक नहीं आ रहा, उसको बल्ला पकड़ना नहीं सिखाएगा। कांग्रेस के जो सेक्युलरिस्ट हैं वो कमलनाथ से डर चुके हैं, वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने हमारी बोलती बंद कर दी है। नहीं, ये बेमतलब की दिल्ली की डिबेट है, ये प्रेस क्लब से लेके लुटियंस में घूम के खत्म हो जाती है, इसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं। आप आए यहाँ पे, जनता के बीच में जाइए, आपको पता चल जाएगा चीजें। अगर कोई मतलब कि कमलनाथ जी मार्स में राजनीति थोड़ा ना कर रहे हैं, वो कांग्रेस में रह के कांग्रेस की राजनीति मध्य प्रदेश की जो वास्तविकताएं हैं उसके अनुरूप व्यवहारिकता से कर रहे हैं। ये एक अंग्रेजीदा जो एक डिस्कोर्स है, ये मैं तो बोलता हूँ कांग्रेस के भी इक्के दुक्के आपको मिल जाए तो मिल जाए, ज्यादा करके जो अंग्रेजीदा पत्रकार हैं उनके बीच में है, और थोड़े कुछ एक बुद्धिजीवी हैं उनके उसमें, और उनको मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो ना 5 वोट इधर कर सकते हैं ना 5 वोट उधर कर सकते हैं। नहीं, एक चीज और जिसके बारे में पॉलिटिकल सर्कल्स में बातचीत हो रही है, और मुझे आप करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत हूं, कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों के बारे में ये कहा जाता है कि दिग्विजय सिंह अपने बेटे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और कमलनाथ अपने बेटे को, नकुल नाथ को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, और सारा जो फोकस है वो वहीं पर है। और ठीक है, वो पार्टी को जिताने का तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में इस चीज का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। नहीं, ये तो कहने वाले हैं, इसका क्या जवाब देंगे आप कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा?
ये कर रहे हैं, वो हो रहा है। हमारे स्तर पे जो हमको मालूम पड़ रहा है, हमें जो दिख रहा है कि 2 हमारे कुशल नेता हैं, आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, आदरणीय हमारे जो कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं नकुलनाथ जी, वो दोनों ड्यू प्रोसेस से चुनकर आए हैं। एक छिंदवाड़ा में मिनिस्टर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और वो मोदी लहर में जीत के आए हैं, तो जनता का उनको वहां पे समर्थन है। दोनों जन नेता हैं, एक तीसरी चौथी बार अब एमएलए होने वाले हैं। तो ये तो मतलब कि लोगों को बोलने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इसमें ज्यादा विस्तार से बात नहीं। हमारे पास, हम लोग खुश हैं कि आज हमारे पास युवाओं की एक फौज है, और संगठन पे इतराने वाली आरएसएस और बीजेपी झाड़ पोछ के अपने वयोवृद्ध रिटायरमेंट के करीब बड़े बड़े नेता, जिनको खुद को कैंपेन करने की इच्छा नहीं है, उनको उतार रही है। भाई आपका आपका युवा नेतृत्व कहाँ है? आप संगठन का तो काम ही युवा नेतृत्व पैदा करना है, लेकिन उनके यहाँ कोई लीडरशिप बची नहीं है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना जाता है, ये बात है। तो हम तो बड़े खुश हैं कि दोनों नेता हैं, और वो लोगों को कहने दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। इश्यूज बहुत सारे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, इन सारी चीजों का एडवांटेज हो सकता है कि कांग्रेस को मिले, लेकिन कितना एडवांटेज कांग्रेस को मिल पाएगा आपके आकलन के हिसाब से? एडवांटेज आपको दिख ही रहा है कि जनता के प्रेशर में आज 18-20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, जब से शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं, कि उनको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने से भी कतरा रहे हैं। वो उनकी पार्टी को ही उन पे भरोसा नहीं, वो अपनी पार्टी में नो कॉन्फिडेंस मोशन हार चुके हैं। दूसरी बात, आप देखिए कि हमारी जो राजनीति है, हमने अपनी सकारात्मक राजनीति करी, जनता के मुद्दों की राजनीति की है लगातार। वो किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो, दलितों की बात हो, आदिवासियों की बात हो, हमने लगातार की। ऐसा नहीं है कि अभी चुनाव के पहले उठ के आए और कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या है कि मध्य प्रदेश वो पहला राज्य था जहाँ पे होम मिनिस्टर आए अमित शाह जी, और उन्होंने गरीब कल्याण महाअभियान चालू किया। और ये पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना चालू की गई, जो कर्नाटका तक रेवड़ी थी, हिमाचल में रेवड़ी थी, वो आज शिवराज और मोदी की सौगात बन गई। ये जो दोहरा मापदंड है, वो जनता के बीच में गया है। ये हमारी राजनीति के चलते उन्होंने किया है, क्योंकि हमारे पास जन कल्याण का एक मॉडल है, और हम उसके आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज वो हमारी कॉपी कर रहे हैं। उनके पास ना खुद की कोई राजनीति है, ना उनके पास कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई विजन है, और हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। और इसीलिए हम सकारात्मक रूप से और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई। कह रही हूँ कि कास्ट सर्वे कितना बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के चुनाव में, गिवन द बड़ा फैक्ट मुद्दा है, पॉपुलेशन बड़ा मुद्दा बहुत है। है। और बार बार बीजेपी के अगर आप नेताओं को बात करें तो हर रैली में अपने वो सनातन धर्म की बात जरूर उठा देते हैं कि देखिए सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग और कांग्रेस कर रही है। इस तरीके की बातचीत हमेशा आती है। आपको लगता है कि कास्ट सेंसस एक इतना बड़ा मुद्दा वाकई में बन पाएगा जिसको लेकर जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो ये सोचेंगे कि भाई हमारे पास अगर कोई विकल्प है किसी को वोट करने के लिए तो वो केवल और केवल कांग्रेस है? फिर से मैं आपको ये कहूंगा कि इसको आप चुनाव के रूप में, केवल एक चुनावी हथकंडे के रूप में मत देखिएगा। राहुल गांधी जी का पॉलिटिकल करियर जितने लोगों ने देखा है और जितना आप समझते हैं, आपको समझना चाहिए कि उनकी पूरी राजनीति जनता से पावर लेके जनता को वापस देने की राजनीति है। आप उनका यदि करियर देखेंगे तो वो कौन से इश्यूज हैं जिस पर उन्होंने अपनी राजनीतिक निजी साख लगाई है। सबसे पहले भट्टा परसौल गए, और जो भूमि अधिग्रहण कानून था जिसमें किसानों के साथ अन्याय हो रहा था, उसमें राहुल गांधी जी ने अपनी टांग अड़ाई, अंगद ने पैर रखा, और फिर वो हिला नहीं, वो कानून बदला। उसके बाद आप देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय रोजगार एनआरईजीए जो गरीब मजदूरों को मिलता था, उसके पीछे अपना पर्सनल एक क्रेडिबिलिटी लगाई। उसके बाद आप देखें तो आज
उन्होंने उसके पहले न्याय 2019 में न्याय को लेके आए थे और न्याय को ही रीपैकेज करके आज गारंटीज का जो मॉडल बनाया है, क्योंकि न्याय थोड़ा वेग हो गया था तो उसको स्ट्रीमलाइन करके पॉइंटेड करके राहत किन जगहों पे किन चीजों में सहूलियत पहुंचाई जा सकती है, जीवन आसान किया जाता है, उसको पैकेज के रूप में किया गया। वो राहुल गांधी जी का मॉडल है। अब आप जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो जातिगत जनगणना कोई चुनावी चीज नहीं है कि हम केवल 2024 तक केवल एक वोट का कैलकुलेशन करके, जैसे मोदी जी कर रहे हैं कि 10 साल बाद महिला आरक्षण मिलेगा और उसका फायदा उन्हें अभी लेना है कि भैया मैंने महिलाओं से ज्यादा बड़ा काम महिलाओं के लिए तो किसी ने किया ही नहीं, मोदी ने किया। वो कब मिलेगा, कब आएगा, कब जनगणना होगी, कब परिसीमन होगा, किसी को नहीं मालूम। तो इस टाइप से राजनीति राहुल गांधी करते ही नहीं, उनका काम ही नहीं, वो व्यक्तित्व अलग है। जब उन्होंने बोला है कि इस देश में आप यदि देखेंगे, और देश की पूरी दुनिया में, क्योंकि वो बहुत वेल एजुकेटेड और दुनिया भर का उनको अनुभव है, तो दुनिया भर में आर्थिक असमानता आज हमारी अर्थव्यवस्था पैदा कर रही है। आर्थिक असमानता भारत में उसका जातीय परिलक्षण भी होता है, वो जातियों में भी बढ़ जाती है। तो जब हमारी इकोनॉमी आज कुछ लोगों के हाथ में जा रही है, जब आरक्षण निष्प्रभावी होता दिख रहा है क्योंकि सरकारी नौकरियां नहीं बच रही हैं, तो लोगों को ये तो पता चलना पड़ेगा ना कि भाई लोगों की हालत क्या है। यदि जाति पे बटा समाज है, जाति के आधार पे शादी होती है, जन्म होता है, मरण होता है, व्यवहार, रिश्ते, राजनीति होती है, तो जातीय रूप में किसको कितनी नौकरियां मिल रही हैं, किसका कितना प्रतिनिधित्व है, किसके पास कितना जमीन है, कितना किसके पास धन है, ये पता होना चाहिए। और आप डर लोग इसलिए रहे हैं क्योंकि यदि ये ईमानदारी से सर्वे हो गया तो पता चल जाएगा कि ये लोकतंत्र के जो सेनानी आए हैं 2014 में कह के कि हम तो फकीर आदमी हैं, वो अमीरों की झोली भर रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। जो नहीं, दलित है वो और पिछड़ता जा रहा है। आप ठीक कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस केवल और केवल मध्य प्रदेश से नहीं जोड़ा जा सकता है और इसको पूरे देश में लागू करने की बात जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन अब अंत में एक दो सवाल बस और करूंगी, फिर प्रोग्राम को खत्म करना चाहती हूँ कि आपकी बातें सुनकर लग रहा है मैं आपको एक लाइन बोल दूं, चुनाव हाँ, जीते या हारे, परिणाम कुछ भी हो वो भगवान के हाथ में, मुझे नहीं मालूम, लेकिन कास्ट सेंसस तो राहुल गांधी कराएंगे। कास्ट सेंसस हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धता है। और कास्ट सेंसस केवल ऐसा जाति की गिनती नहीं होगी, उसको सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के रूप में कराया जाएगा, ताकि भारत में जो स्थिति है, यथास्थिति है अर्थव्यवस्था और जाति व्यवस्था की, वो लोगों के सामने आए और हम उसके बाद सकारात्मक एक बहस करें कि भाई देश को कैसे आगे ले जाएं, क्या कराएं। 70 लोगों के पास भारत सरकार जितना पैसा है आज की डेट में, ये पहली बार हुआ है, पिछले 75 साल में पहली बार हुआ है कि 70 अरबपतियों के पास भारत सरकार जितना बजट के जितना पैसा हो गया है। तो ये चीजें असल में बहुत गंभीर है। तो चुनाव में कुछ भी हो, ये आगे आगे जाके होने वाला है, और राहुल गांधी जी जो बोल देते हैं फिर वो होता है। आपसे मुझे ये समझना है, आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि कांग्रेस के लिए कोई चुनौती है ही नहीं एमपी में, क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, फॉर ग्रांटेड मुद्दे आपके फेवर में है, लीडरशिप आपके फेवर में है, पार्टी का आर्किटेक्चर आपने इस तरह से राहुल गांधी की वजह से खड़ा कर लिया है कि सब कुछ आपके फेवर में है, तो कोई चुनौती है ही नहीं। इसका मतलब कांग्रेस तो स्वीप करने वाली, 230 सीटें आ जाएंगी कांग्रेस की। नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि हमको स्वीप करना चाहिए, जो स्थिति है उसमें स्वीप होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा भी। लेकिन राजनीति में अहंकारी नहीं होना चाहिए, हमको विनम्र होकर जनता के बीच में जाना है और जनता को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसी कारण से मैं ये बोलने से बच रहा हूं कि भाई अब की बार 200 पार, जैसे पिछली बार इन लोगों ने बोला था, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। जनता जनार्दन है, तो जब जनता के दरबार में जाओ तो विनम्रता से जाओ। अब की बार 200 पार, अब की बार 180 पार, ये पिछली बार बोल के गए थे और सरकार खरीद के वापस आना पड़ा था उनको, और आज देखो उनकी क्या हालत है। अंशुल, ये भी है कि जब 2018 में जब कांग्रेस की जब सरकार बनी थी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से सारे एमएलए टूटकर चले गए। मान लीजिए कि आपकी उतने नंबर्स नहीं आते हैं और कुछ इस तरीके से नंबर्स आते हैं जहां पर बीजेपी के लिए आपके एमएलए को तोड़ना आसान हो जाएगा। क्या कांग्रेस उस प्रवृत्ति को अरेस्ट कर पाएगी जहां पर एमएलए बिकाऊ हो जाए,
एमएलएज आसानी से बिक कर बीजेपी के खेमे में चले जाए, बिक कर बीजेपी चले गए, सारे बिकाऊ चले गए। अब जो बचा है कांग्रेस में वो टिकाऊ बचा है। अच्छा। बिकाऊ गया, टिकाऊ रह गया। तो अब की ना जनादेश वैसा होना है, और अब की ना ये लोग हैं जिनको ये लोग कर पाएंगे तस्य मस। चलिए, आप मानेंगी नीलू जी कि ग्वालियर का महाराजा जो है वो बिक गया, लेकिन हमारे आदिवासी एमएलए और दलित एमएलए नहीं बिके। तो ईमान की दौलत जो है ना वो मुफलिस के मकानों में मिलती है, महलों में नहीं मिलती है। और वो इस बार हमारे साथ है। तो यानी कि टिकाऊ आपके साथ है, बिकाऊ चला गया बीजेपी के साथ। चले गए, सब गए, और वो अब परेशान कर रहे हैं उन लोगों को। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। मजा आया आपसे बात करने का, और थैंक यू सो मच डॉक्टर त्रिवेदी, आप इस समय हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ न्यूज नशा पर। आपके साथ पैनल डिस्कशंस, इंटरव्यूज और एनालिसिस लेकर आती रहूंगी समय समय पर। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।